हाँ, तो आइए दोस्तों, आपको फिर से एक नए वीडियो लेकर आए हैं गोप क्लासेस के जरिए, जो कि 2022 के पैटर्न से आधारित हैं। और मैट्रिक के सभी छात्रों से गुजारिश है कि ये वीडियो के देखें और दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपका हम जो कोई भी वीडियो आप अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, है ना। तो उसी से पैटर्न पूछा जाएगा, जो कि इसी से पैटर्न जो कि हम आप लोगों को बीच बता रहे हैं ना, इससे हटकर तो और कुछ एग्जाम बोर्ड एग्जाम पूछते नहीं हैं, है ना। तो चलिए आते हैं, है ना, आइए, और हम उम्मीद दिलाते हैं, है ना, कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके बीच लाते रहेंगे। और आप लोग दबा कर शेयर कीजिए, दोस्तों को बीच, है ना, भेजिए, और इस क्वेश्चन से आप भी रूबरू होइए। तो चलिए आपको हम बता रहे हैं, है ना, क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है ना, कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान, यानी कहने का मतलब आदान प्रदान कहने का मतलब है लेना और छोड़ना, है ना। पौधे जो है गैस को लेने की क्रिया और छोड़ने की क्रिया कहाँ से करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए ठोस सबूत पहले कोई, है ना, ठोस प्रदान का कोई विशेष अंग क्या होता है, नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। तो आप नहीं होता है तो गैसों का निकासन जो होता है, आदान प्रदान, वो आखिर होते कैसे हैं ना, नहीं होते हैं। तो देखिए आपको हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण, सूर्य के प्रकाश में जब क्लोरोफिल की सहायता से अगर प्रकाश संश्लेषण, वो अपने पौधे जो खाना बनाते हैं, है ना, खाना बनाते हैं और उसके मुक्त करने के जो मुक्त होते हैं, तो उससे जो ऑक्सीजन का मुक्त होता है, देखिए, है ना, इस तरह का ऑक्सीजन का जो मुक्त होता है, ह्रास होता है ना, ह्रास होता है। तो हमको ये समझना होगा कि पत्तियों के सतह पर, आप लोग जानते होंगे, पत्तियों के सतह पर, है ना, पत्तियों के सतह पर एक रंध्र होता है, रंध्र जिसको कि हम अस्टोमाटा भी बोलते हैं, है ना, अस्टोमाटा, रंध्र या छिद्र भी बोल सकते हैं, है ना, रंध्र और अस्टोमाटा या छिद्र भी बोल सकते हैं। उसे गैसों का आदान प्रदान होता है ना। पौधों में अस्टोमाटा, छिद्र या फिर रंध्र के जरिए, है ना, गैसों का आदान प्रदान होता है ना। तो आप लोग पूरी तरह से ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। रक्त क्या है? मनुष्य में स्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या क्या है? सबसे पहले समझना है कि रक्त क्या है, रक्त क्या है, और रक्त क्या है समझकर जिसके बाद क्वेश्चन पूछे हैं कि मनुष्य में स्वेत रक्त की संख्या कितनी होती है ना। तो देखिए, रक्त एक प्रकार के संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? एक प्रकार का संयोजी उत्तक है ना, उत्तक है। मनुष्य में श्वेत रक्त जो होते हैं, है ना, जिसकी की संख्या पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले ये जान लें कि श्वेत रक्त हमारे शरीर में करता क्या है ना। तो श्वेत रक्त हमारे शरीर में बीमारियों से, है ना, बीमारियों से लड़ते हैं, जिसकी संख्या 5000 से 10,000 प्रतिघन मिली रक्त होते हैं, जिनकी की संख्या 5000 से, है ना, 10,000 प्रतिघन मिली रक्त तक होती है ना। तो आई होप आप लोग इस छोटे से क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, है ना। तो थोड़ा साइड हो जाते हैं। हाँ, तो चलिए आज हम आपको फिर बता रहे हैं ना, अधमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें, जो कि पीछे हम आपको जो क्वेश्चन समझाएं, हमको पूरी तरह से आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम आपको अगला को नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ ले चलते हैं। तो धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें, है ना। धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें। धमनी क्या है और शिरा क्या है? तो सबसे पहले आपको इस तरह का जो हम अंतर की बात कर रहे हैं, तो अंतर में सबसे पहले आपको क्या होता है, इधर धमनी लिखना पड़ेगा, है ना, धमनी लिखना पड़ेगा, और इधर क्या लिखना पड़ेगा, शिरा, है ना। क्या लिखना होगा? शिरा, धमनी और शिरा। चलिए आप इसको अंतर को बताते हैं कि धमनी में क्या होता है और शिरा में क्या होता है। तो इसके द्वारा शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, संचालन होता है ना। धमनी में शुद्ध रक्त का संचालन होता है, और ठीक शिरा में उसके उल्टा होता है ना। इसके द्वारा अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। शिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है ना। अब ये समझना होगा कि धमनी में शुद्ध रक्त क्यों होते हैं और शिरा में अशुद्ध रक्त क्यों होते हैं। तो धमनी में शुद्ध रक्त इसलिए होते हैं क्योंकि फेफड़ा से हमारे कोशिकाओं तक
जाने वाले जो ब्लड को ले जाते हैं, है ना, तो जाने की क्रिया में जितने भी होते हैं वो धमनी में होते हैं, इसीलिए उसमें ऑक्सीजन होते हैं और ऑक्सीजन के बिना ब्लड शुद्ध नहीं होता है। तो इसमें धमनी में ऑक्सीजन का मात्रा अधिक होते हैं या ज़्यादा होते हैं, या कहने का मतलब है कि ब्लड में होते हैं और वही को ले जाकर हमारे कोशिकाओं तक पहुंचाता है, तो जिसमें कि शुद्ध ब्लड होते हैं। और सिरा में ठीक उसका उल्टा, है ना, उधर से रिटर्न होते समय किसके द्वारा होता है, तो सिरा के द्वारा रिटर्न होता है ना, सिरा के द्वारा। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होते हैं, जिसके चलते वो फेफड़े में आ जाते हैं। तो सिरा से अशुद्ध रक्त आते हैं जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होते हैं, है ना, और वो फेफड़े तक चले आते हैं। चलो पहला तो आप समझ गए होंगे, है ना। दूसरा देखना, इसकी दीवार मोटी तथा लचीला होता है। धमनी का दीवार मोटी तथा लचीला होता है। कैसा होता है? लचीला होता है। मोटी क्यों होते हैं? मोटी इसलिए होते हैं क्योंकि जब मेरा हृदय पंपिंग करता है ना, ब्लड को पंपिंग करता है ना, धकेलता है, तो वहां पर उसका प्रेशर ज्यादा होता है। क्या होता है? प्रेशर ज्यादा होता है। और ज्यादा होने के कारण इसका दीवार वहां पर जो हो मोटा है ना, मोटा होता है। और मोटा नहीं होता तो शायद दीवार पतला होता, तो पंपिंग के जरिए, ब्लड को प्रेशर के जरिए वो जो है दीवार फट जाता। फट जाने के कारण हमारे ब्लड सभी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता, है ना। तो अब दूसरा देखना है कि इसकी दीवार, यानी कि सिरा का दीवार इसकी दीवार धमनी की अपेक्षा कम होता है। यानी कि हमारे जो धमनी है उससे थोड़ा कम होता है, मोटा, है ना। अब मोटा कम इसलिए भी होता है क्योंकि उसमें जो होता है रिटर्न होता है, ब्लड उधर से रिटर्न होता है और उसमें उतना प्रेशर नहीं होता है, जिसके चलते वो पतला भी हैं तो चलेंगे, है ना। इसीलिए सिरा का जो धमनी का अपेक्षा कम मोटा, उसका लचीला दोनों होता है ना। चलो ठीक है। तीसरा देखना है, शोषण रक्त का प्रभाव उच्च दाब पर होता है। यानी कि शोषण रक्त का प्रभाव उच्च दाब पर होता है। धमनी में शोषण रक्त का प्रभाव उच्च दाब पर होता है, क्योंकि अगर प्रेशर नहीं रहेंगे उसके पास, अगर दबाव नहीं देगा तो हमारे कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाएगा, है ना। तो वो प्रेशर से उच्च दाब होता है उसमें, है ना, चले जाते हैं। लेकिन दूसरा देखना, ठीक इसके ओपोजिट क्या होता है, सिरा में इसके रक्त का प्रभाव निम्न दाब पर होता है। यानी कि कम, है ना, कम, उसका उतना प्रेशर नहीं होता है सिरा में, और धमनी में ज़्यादा प्रेशर है। कोई दिक्कत नहीं होगा तुम लोग को, है ना, हम हैं समझाते रहेंगे इसी तरह से। चलिए आगे देखते हैं। धमनी सभी हृदय से रक्त को लेकर शरीर के सभी अंगों और ऊतकों में ले जाता है। धमनी का काम है हमारे हृदय से ब्लड को उठाना और उठाकर, है ना, हमारे सभी शरीर के अंगों तक, कोशिकाओं तक, ऊतकों तक ब्लड को पहुंचाना ही धमनी का काम होता है। चलिए अब सिरा की बात करते हैं। सिरा क्या करता है? इसका तो काम सिर्फ वहां तक पहुंचा देना, उस ऊतकों तक पहुंच जाने के बाद उधर सिरा क्या करता है? वो शुद्ध रक्त को, कैसा रक्त को? वो शुद्ध रक्त को हृदय, है ना, ऊतकों और अंगों से उठाकर, ये हृदय से ले जाता है, ये ध्यान देना, धमनी जो है हृदय से ले जाता है ना, और ऊतकों तक पहुंचा देता है। लेकिन सिरा क्या करता है? अंगों और ऊतकों से उठाकर वो कहाँ ले चले आते हैं? हृदय के पास ले चले आते हैं, और बोलता है भाई अपना, है ना, संभालो, आप इसको शुद्ध करो, फिर से ये उनके, है ना, आप वापस जाएंगे। तो चलो ठीक है। यानी कि अंगों या ऊतकों से रक्त को लेकर हृदय में लाने का कार्य किसका है? सिरा का है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, है ना, अगला आगे क्या है? इसमें, है ना, इसमें कपाट या वाल्व नहीं होता है। धमनी में क्या नहीं होता है? इसमें कपाट या वाल्व नहीं होता। ये कपाट क्या होता है? जैसे कि ये रिटर्न करने वाला, अगर रिटर्न भी हो जाता है ना, अगर रिटर्न इसमें इसलिए नहीं है कि शुद्ध रक्त अगर पीछे की ओर रिटर्न भी होता है तो कोई उतना खास दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें कपाट इसलिए होता है क्योंकि इसको हृदय तक ले जाना होता है कार्बन डाइऑक्साइड के में, जिसमें कि ब्लड वो शुद्ध होते हैं, तो उसमें कपाट दिया जाता है कि ये फिर से रिटर्न ना हो जाए, है ना। इसीलिए उसमें कपाट या वाल्व होता है। चलिए अगला है अपवाद में। आपको हम बता रहे हैं कि अपवाद में एक होता है फुसफुस धमनी में एक क्वेश्चन, इससे बहुत ऐसा, है ना,
तुमको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे भी जाते होंगे कि फुसफुस धमनी में कौन सा रक्त पाए जाते हैं। फुसफुस धमनी में कौन सा रक्त पाए जाते हैं, जो कि धमनी है। धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुसफुस धमनी में ये ध्यान देना, फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। कैसा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त। तो ये समझना है कि भाई धमनी में तो रक्त शुद्ध होते हैं, लेकिन यहाँ पर फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त कैसे है, तो ये समझें कैसे हैं। तो हम बताते हैं आपको कि फुसफुस धमनी में जबकि ब्लड में ऑक्सीजन नहीं मिलते हैं तो वो रक्त अशुद्ध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अशुद्ध रक्त कहलाते हैं। लेकिन जब ये फुसफुस धमनी हृदय है ना, फेफड़े के पास है ना, फेफड़े के पास ये जब ब्लड फुसफुस धमनी के जरिए जाता है तो जाने समय ब्लड सिर्फ रहता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, और नहीं ऑक्सीजन रहने के कारण वो क्या कहलाता है? वो शुद्ध कहलाता है। और जब वहाँ पे फेफड़े के पास ब्लड पहुँचता है तो फेफड़े से उधर रिटर्न होता है, यानी कि कहने का मतलब फेफड़ा में जब ऑक्सीजन मिलता है तो ये क्या हो जाते हैं? शुद्ध हो जाते हैं। और ठीक उसी तरह से अपवाद में इधर देख लेना सिरा में, हम अभी तुरंत बताएं कि रिटर्न वाले जो ब्लड होते हैं वो किसके द्वारा होता है? सिरा के द्वारा होता है। तो ये फुसफुस धमनी के सहारे तो गया फेफड़े तक, वहां पर ऑक्सीजन लिया तो वो शुद्ध हो गया, और किसके जब आने की क्रिया हो गया तो सिरा के द्वारा आएगा। सिरा के द्वारा आएगा तो फुसफुस सिरा शुद्ध रक्त होता है। क्यों? क्योंकि वो आने की क्रिया हो रहा तो सिरा हो जाएगा। तो सिरा में कौन से ब्लड, इसमें ध्यान देना कि सिरा में, फुसफुस सिरा में शुद्ध रक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है ना होते हैं। चलिए, तो आप लोग आई होप इसको बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे, और आपको अगले वीडियो में अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। जब तक के लिए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए है ना, और दोस्तों को जागरूक कीजिए ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो उसको भी मिल सके। और आप सब्सक्राइब और चैनल को है ना लाइक जरूर करें, ताकि आपको भाई एक है ना अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहें। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।